हेलो, मेरा नाम विष्णु है। तो ये वीडियो बनने वाला है पार्ट 4। तो हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि बहुत लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्लेस है करके। और ये कुछ तरीके से सच भी है, क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं हमें खुद पता चलता है वो एक रिस्क प्लेस है, और हमें रिस्क लेके ट्रेड हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है मनी को। और हम लोग दूसरे के मुंह से सुनते भी है कि ये वो एक रिस्की प्लेस है करके। तो हम ये जानने वाले कि किस किस कारणों की वजह से वो एक रिस्की प्लेस है और किस किस कारणों की वजह से हमें बचना चाहिए रिस्क से, हम ये जानने वाले हैं इसमें। तो हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं असल में रिस्क होता क्या है। हम स्टॉक मार्केट के तरीके से ही समझते हैं, हम बाहर के एग्जांपल नहीं लेंगे इसमें। समझ लो फॉर एग्जांपल, हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के पीछे हर समय एक बिज़नेस रहता है। स्टॉक मार्केट के पीछे बिज़नेस रहता है। तो अभी समझ लो मैंने एक समोसा शॉप लगाया, तो मेरे पास 2 लाख रुपए है। मेरे पास अपने बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए है। 2 लाख का थोड़ा होगा, अगर 2 लाख को मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास होगा आई थिंक 500 या समझ लो 1000 होगा। मेरे पास 1000 रुपये होगा अपने बैंक में, और मेरे पॉकेट में 500 या 100 रुपये होगा। तो मैंने 2 लाख का 2 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया अपने उसमें समोसा शॉप लगाने के लिए। किस में? सिर्फ शॉप ही नहीं, एक शॉप लगाने के लिए, सिर्फ एक शॉप नहीं, शॉप लगाने के लिए, शॉप के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्किल्ड पर्सन्स के लिए, जो समोसा अच्छे से बनाते हैं उनको लाने के लिए, और एक अच्छा प्लेस ढूंढने के लिए। अच्छा लैंड चाहिए ना, हमें अच्छा लैंड चाहिए और अच्छा प्लेस चाहिए क्योंकि कस्टमर्स अच्छे से आए, वो सब देखने के लिए। तो मेरे को पूरा, जब मैंने एनालाइज किया तो 2 लाख चल रहा था, तो मैंने पूरा 2 लाख लगा दिया। मैंने रिस्क लिया। इसमें क्या रिस्क लिया? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर मेरे पास 1 करोड़ होता, तब मैं मनी डालता 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख डाल के एक अच्छा शॉप बनवाता। पर मेरे पास 1 करोड़ नहीं, मेरे पास 2.5 लाख है। मेरे पास है ही 2 लाख है, तो मैं 2 लाख को डाल दिया समोसा बनवाने के लिए और समोसा शॉप बनवाने के लिए। तो क्या हुआ? तो मेरे पास जो पॉकेट में 500 या 100 रुपये थे और बैंक में कुछ बचे हुए 1000 रुपीज़ थे, उनसे मैंने कुछ दिनों तक अच्छे से मतलब जी लिया। अच्छे से मैं जी लिया। जीने के बाद मेरा 8 या 7 महीनों के बाद अच्छा प्रॉफिट आया मेरे को उसमें। अच्छा प्रॉफिट मतलब जिससे मैं एक और शॉप लगा सकता हूँ, एक और बिज़नेस कर सकता हूँ, एक और शॉप लगा सकता हूँ, और उसके साथ उस बचे कुछ पैसे से मैं अपना नीड्स भी फुलफ़िल कर सकता हूँ। उतना पैसा मेरे को मिला, मतलब इतना हाई रिच वाला बिजनेसमैन वाला पैसा भी नहीं मिला, एक बिजनेसमैन भी नहीं बन गया था मैं। मेरे को अच्छा खासा पैसा मिला जिससे मैं अच्छे से जी सकता हूँ, जिससे मैं अच्छे से और एक शॉप लगा सकता हूँ, वैसा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इसमें क्या किया? इसमें रिस्क लिया। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए है। मैंने वो डाल दिया था समोसा शॉप लगाने के लिए, तो मैंने लगा दिया। तो उसका जो प्रॉफिट आ गया मेरे को, तो वो प्रॉफिट मैंने अपने पास रख लिया। तो मैंने इसमें रिस्क लिया। बहुत लोग रिस्क को क्या समझते हैं कि भाई इस बंदे ने इतना पैसा लगा के रिस्क ले लिया, तो उसके रिस्क लेने की वजह से हमें उसे इतना अच्छा प्रॉफिट मिला, उतना अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है, तो हमें भी उसमें जाके इतना इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो हमें इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। पर उस बंदे को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो समोसा शॉप लगाया था उस बंदे ने पूरा एनालाइज़ किया था। उससे पूरा एनालाइज़ किया, अच्छा लैंड ढूंढा, अच्छा वर्कर्स ढूंढे, जो अच्छे वर्कर्स में आते हैं उन सबको ढूंढा। ओके, तो उन सबको ढूंढने के बाद उसने अच्छा प्रॉफिट लगाया, उसने अच्छा इन्वेस्ट किया, तो उसे अच्छा पैसा मिला उसमें। ओके, तो ऐसा करना पड़ता है, इसे बोलते हैं रिस्क टेकिंग करके। रिस्क इस तरह, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को समझते नहीं है। उसने किया तो हमें कर लेना है, उसने अगर कान में बोला कि भाई ये कर, तो ये कर देना है, पर उसको लॉस मिलता है। तो हमें पूरा कुछ भी करने के लिए हमें पूरा एनालाइज़ करना पड़ता है। पूरा एनालाइज़ करके उस वर्क में हमें जाना पड़ता है, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिस्क ऐसा कहलाता है। रिस्क हमें ये कहते हैं, मतलब फ्यूचर प्लानिंग को हमें माइंड में रख के अभी के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब अगर मैंने इतना मनी डाला, तो इतना मनी का मेरा कितना बढ़ सकता है प्रॉफिट, उतना मेरे को प्रॉफिट फ्यूचर में रखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में अगर मेरे को इतना पैसा कमाना है, तो अभी मेरे को इतना पैसा डालना पड़ेगा प्रॉफिट अच्छा लाने के लिए फ्यूचर में। तो इसे कहते हैं रिस्क। अगर हम प्रेजेंट में रिस्क लेंगे, फ्यूचर में ब्राइट होगा अपना प्रॉफिट।
अगर हम लोग प्रेजेंट में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे तो फ्यूचर में बहुत डिफ़िकल्टी आएगा। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ऐसा ही कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही कहलाता है क्या, दैट वी शुड डू नॉट वेस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन, वी शुड थिंक अबाउट फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। ओके, तो हमें प्रेजेंट जनरेशन के बारे में कुछ वेस्ट नहीं करना, हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच के चलना है प्रेजेंट जनरेशन को। ओके, तो ये होता है रिस्क। तो अभी हम ये समझने वाले हैं कि रिस्क में क्या क्या टाइप्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है अगर कहीं हमें इन्वेस्ट करने, कोई कंपनी में जाने के लिए, कोई कंपनी में काम करने के लिए, कोई बिज़नेस करने के लिए हमें क्या क्या मतलब रिस्क देखने पड़ते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो पहला रिस्क बनता है हेडलाइन रिस्क। तो असल में हेडलाइन रिस्क होता क्या है? हेडलाइन तो पता ही चल रहा है, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आता है, वो हेडलाइन। तो अभी हेडलाइन रिस्क ये होता है, अगर समझ लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस कंपनी में क्या हुआ, एक बड़ा लॉस आ गया। फर्स्ट एग्जाम्पल एक लॉस आ गया। दूसरा एग्जाम्पल समझ लो कि उसमें जो इन्वेस्टर्स काम करते हैं उन इन्वेस्टर्स का एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मतलब वही ठोकने वाला नहीं, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, और कोई इन्वेस्टर्स के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ गया उस कंपनी में। तो एक हेडलाइन बन जाता है न्यूज़पेपर में कि भाई ये कंपनी ऐसा हुआ, इस कंपनी में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसा टेक्निकल इश्यूज है, ऐसे बोलते हैं हेडलाइन। तो जब वो हेडलाइन रिस्क बन जाता है, जब वो हेडलाइंस आ जाता है न्यूज़पेपर, वो हेडलाइन रिस्क बन जाता है, मतलब वो कंपनी को बहुत लॉस ला देता है, वो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस ला देता है उसकी वजह से। ओके, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए बहुत लोग कहते भी हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 10 से ज़्यादा कंपनियों में मत इन्वेस्ट करो। 10 से ज़्यादा कंपनियों में मस्ट इन्वेस्ट करो। अगर उससे ज़्यादा हम जाएंगे तो हमारा लॉसेस होने के चांसेस, क्योंकि भाई अगर हमने 10 से ज़्यादा कंपनी में किया, अगर उसमें से कोई भी कंपनी का लॉस, अच्छा वाला लॉस आ गया और वो हेडलाइन में आ गया, वो हेडलाइन रिस्क बन गया, तो आपको जो प्रॉफिट मिले उसमें बहुत बड़ा लॉस आ जाता है। अगर वो हेडलाइन में आ गया, हेडलाइन रिस्क बन गया वो, इसलिए हमें 10 से ज़्यादा कंपनियों में तो भाई पहली बात 10 से ज़्यादा हमें तो करना ही नहीं चाहिए पहली बात। ओके, 10 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत करना इन्वेस्ट किसी कंपनी में। अब सेकंड रिस्क आता है कमोडिटी प्राइस रिस्क। अब कमोडिटी प्राइस रिस्क देखो क्या होता है, वो सिंपली ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कमोडिटी प्राइस रिस्क में। देखो कमोडिटी प्राइस रिस्क क्या होता है, कमोडिटी समझ, अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमें एक कमोडिटी चाहिए। कमोडिटी मतलब एक कोई रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स देखो, अभी एक जगह में दूसरा रेट होगा, दूसरी जगह में दूसरा रेट होगा, सेम रेट तो नहीं होगा। अगर समझ लो दिल्ली में समझ लो कोई भी चीज़ मतलब अगर कोई रॉ मटेरियल्स हमें खरीदना है तो समझ लो 100 रुपये है वो। तो अगर हम झारखंड में आ जाएंगे तो झारखंड में कितना रेट हो जाएगा, कम हो जाएगा 50 में, समझ लो 50 समझ लो, तो वहाँ पर 100 है तो यहाँ 50 है, तो ऐसा कोई रेट नहीं। मतलब कमोडिटी प्राइस रिस्क में जो इन्वेस्टर्स काम भी करते हैं ना, उनका कभी कभी प्रॉफिट भी आता है, कभी कभी लॉस भी आता है। हमें ये बात नहीं करके चलना कि हर बार प्रॉफिट आता है वहाँ पर, और हम हर बार प्रॉफिट में ही चलेंगे तो प्रॉफिट वहाँ पर नहीं आता हर बार, वो आपको ध्यान में रख के चलना है कमोडिटी प्राइस रिस्क में। अब आता है नेक्स्ट रेटिंग रिस्क। अब रेटिंग रिस्क क्या होता है? अब रेटिंग रिस्क तो हमें समझ आया, रेटिंग मतलब अगर कोई फीडबैक, अगर समझ लो हमने कोई शॉपिंग किया, उस शॉपिंग के बाद हम ये लोग पूछते हैं ना हमसे फीडबैक कि आपको कैसा लगा, गुड, बैड या वेरी बैड या एक्सेलेंट, वेरी गुड, ये सब होता है ना रेटिंग्स में। तो वैसे ही रेटिंग रिस्क स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप कोई भी कंपनी में जाओ, उस कंपनी के नीचे हर बार रेटिंग वाला रहता है। तो रेटिंग रिस्क कैसे आता है वो समझते हैं। रेटिंग्स तो होते हैं, और रेटिंग्स होते क्या है, 3 टाइप के रेटिंग्स होते हैं। एक तो लो, मीडियम, हाई, मतलब वो ऐसा रहता है। तो लो, मीडियम, हाई, तो लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, ऐसा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर समझ लो एक कंपनी को मतलब अगर समझ लो कोई भी कंपनी समझ लो आप, तो उस कंपनी का लो रिस्क में, वो कंपनी क्या है, लो रिस्क में, ये लो है, मीडियम है, हाई है, कंपनी लो रिस्क में। पर जो रिस्क एजेंसीज है, उन रिस्क एजेंसी ने क्या किया, उस कंपनी को हाई रिस्क में डाल दिया। हाई रिस्क के तौर पे उसे दिखा दिया गया बाहर के लोगों को
रिस्क एजेंसी ने क्या किया, उसे ना हाई रिस्क में दिखा दिया। असल में वो था लो रिस्क में, पर रिस्क एजेंसीज ने, जो रेटिंग रिस्क एजेंसीज थे, उन लोगों ने हाई रिस्क में दिखा दिया। अब इससे क्या क्या लॉस आ सकते हैं। प्रॉफिट तो कुछ आएगा नहीं जब वो हाई रिस्क में चले गया, लो रिस्क में तो कुछ ना कुछ आएगा। जब वो हाई रिस्क में चले गया तो क्या आएगा, तो हाई रिस्क में तो लॉस ही आएगा। तो क्या क्या लॉसेस आ सकते हैं उसमें ऐसा लॉस आएगा, जो इन्वेस्टर्स उसमें काम करते हो और जो इन्वेस्टर्स बहुत वैल्यू करते हैं रेटिंग का, बहुत वैल्यू करते हैं रेटिंग्स का। अगर उस रेटिंग्स में ये पता चले कि इस कंपनी का हाई रिस्क में है और उसी हाई रिस्क के कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स, सबसे मैं इन्वेस्टर, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ना हाई रिस्क के उस कंपनी में काम करूँगा, मैं तो बाहर चले जाऊँगा। वैसे ही इन्वेस्टर्स भी काम करेंगे। अगर वो लोग हाई रिस्क में आ गए तो वो लोग बाहर चले जाएंगे उस कंपनी के। तो अगर इन्वेस्टर्स बाहर गए तो क्या होगा, उस कंपनी का कुछ हाल होगा। उस कंपनी का जब इन्वेस्टर्स ही बाहर चले, जब वर्कर्स ही बाहर चले जाएंगे तो कुछ काम होगा इंडस्ट्री का। सेम टू सेम ऐसे कंपनी का अगर इन्वेस्टर बाहर चले तो क्या होगा, कंपनी पूरा लॉस में आ जाएगा और स्टॉक प्राइजेस बहुत डाउन हो जाएगा। जो स्टॉक प्राइस मिलते हैं उस कंपनी के वो बहुत कम हो जाता है, तो जब इन्वेस्टर चले जाते हैं। तो इसलिए रेटिंग रिस्क से भी हमें बचना पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट वाला आता है डिटेक्शन रिस्क। क्या होता है डिटेक्शन रिस्क? देखो, डिटेक्शन रिस्क ना, देखो अभी कोई कंपनी में ऑडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक कंपनी में ऑडिटर्स होते हैं। ऑडिटर्स किसे कहते हैं कि मतलब अगर किसी कंपनी का कैश, प्रॉफिट या लॉस, कैश बैलेंसिंग, वो सब जानते हैं और जान के बोलते हैं क्या सही है, क्या रॉन्ग है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब हमें बोलते हैं ऑडिट्स बोलते हैं ना, उन्हें हम ऑडिटर्स कहते हैं या ऑडिट्स करके भी कहते हैं। अब जो हमें सही है, सही नहीं है, गलत है, सही है, वो सब बोलने वाले जो ऑडिटर्स रहते हैं ना हमारे, वो ऑडिटर्स ना हर समय राइट नहीं रहते। जैसे दो टाइप के ऑडिटर्स रहते हैं। एक जो दूसरे कंपनी से पैसा लेता है और अपने कंपनी को धोखा दे देता है। किस हाल में, अपने कंपनी को झूठ बोलता है कि इसमें प्रॉफिट है, पर असल में उसमें लॉस होता है। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में ही जाएंगे ना हम सब लोग, थोड़ी ना लॉस में जाएंगे। अब थोड़ी ना हम ट्रू और फॉल्स खेलेंगे, ऑप्शंस में खेलेंगे। प्रॉफिट, अगर ऑडिटर्स ने बोला प्रॉफिट तो प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास था ऑडिटर्स के ऊपर, क्योंकि वही सब कुछ संभालता है कि सब कुछ प्रॉफिट लॉस, क्या गलत है क्या सही, वही समझता है। तो ऑडिटर्स में हम जाते हैं, पर वो रॉन्ग आता है तो डेंजर होता है। दूसरे तरीके के लोग क्या रहते हैं, दूसरे ऑडिटर्स, वो पैसा किसी से लेते नहीं है, पर वो लोग गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कैलकुलेशंस गलतियाँ, वो लोग कैलकुलेशंस अच्छे से करते नहीं है, तो वो गलत चले जाता है उस कंपनी में। अच्छा ध्यान नहीं देते वो लोग, लॉस में आ जाता है उनका, लॉस में आ जाते हैं। अच्छा काम नहीं करते, अच्छा ध्यान नहीं रखते उस काम में, तो उनका लॉस है। तो दो तरह के ऑडिटर्स रहते हैं, तो हमें डिटेक्शन रिस्क से भी बचना पड़ता है। अब नेक्स्ट लास्ट वाला हमें आता है लेजिस्लेटिव रिस्क। अब लेजिस्लेटिव रिस्क देखो क्या होता है। लेजिस्लेटिव रिस्क समझ लो, अभी कोई नया ऐसा कानून बन जाना जो फेवरेबल ना हो इंडस्ट्रीज़ के लिए। ऐसा कोई नया कानून बन जाए जो फेवरेबल ना हो इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, जैसे समझ लो, उसे असल में ये ट्रू भी है, एक ऐसा कानून बन जाता है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो अच्छा कानून है ही नहीं, पर वो इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा वो कानून बन जाता है। ऐसा असल में होना नहीं चाहिए। असल में कानून ऐसा करता भी है, वो कभी कभी एक ऐसा नया कानून बन जाता है जो इंडस्ट्रीज़ को पसंद भी नहीं था। जैसे समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो करना पड़ता है, वो सच है, वो करना पड़ता है, देखो समझ आ जाएगा आपको। अभी समझ लो एक सर्विस सेक्टर है, वो सर्विस सेक्टर बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन में, मतलब वहाँ पर कुछ भी चल रहा है बिना मतलब कुछ भी गवर्नमेंट का ऑर्डर्स के बिना चल रहा है, कुछ भी चल रहा है सर्विस सेक्टर। तो वो डिसिप्लिन में नहीं है, तो डिसिप्लिन में नहीं है तो क्या होगा वहाँ पर, अगर डिसिप्लिन में तो क्या होगा वहाँ पर, नया कानून लाना पड़ेगा वहाँ पर। नया कानून मतलब किसको लाना पड़ेगा, नया कानून मतलब हमें सो इन दैट तो लॉस, हमें नए लॉस लाना पड़ेगा। हमें क्या उसमें नए लॉस लाना पड़ेगा। लॉस कैसे लाएंगे, लॉस किस तरीके के लॉस हो सकते हैं उसमें बताओ। लॉस उसमें जैसे न्यू टैक्सेस लाना, न्यू मेंबर्स को ऐड करना, या उस सेक्टर को ही निकाल देना। मतलब बहुत से नए लॉस होते हैं। न्यू टैक्सेस, ज़्यादा टैक्सेस ले लेना,
वो सिर्फ बहुत से काम किए जाते हैं, जो नए लॉस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसमें। तो ऐसे ऐसे नए कानून आते हैं किस में, लेजिस्लेटिव रिस्क में आते हैं। तो हमें लेजिस्लेटिव रिस्क से भी बचना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने ये सीखा कि असल में रिस्क होता क्या है और रिस्क से हमें बचना कैसे है, और रिस्क ऐसे कौन कौन से रिस्क है जिसे हमें और बचना चाहिए, मैंने आपको ये बताया था। तो थैंक यू। अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।